आज की खास चर्चा। और जैसा कि हमने बताया था कि आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं, वो जो एक नई लकीर लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जिस पर बार बार वो कह रहे हैं विरासत के साथ विकास। तो कल भी प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी और आज भी कही है। तो पीएम मोदी ने कल सबसे पहले देखते हैं क्या कहा था। गुजरात में बलिनाथ धाम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था, आज देश काज और देव काज दोनों में तेजी आई है। इस नए दौर में देश काज और देव काज दोनों में तेजी आई है, प्रधानमंत्री ने कल ये गुजरात में कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका वर्षों तक शासन रहा वो लंबे समय तक विकास और विरासत में टकराव पैदा करते रहे, यानी कि पिछली सरकारों पर बोला हमला। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, इन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बना दिया था। पीएम ने कहा, ये वही लोग हैं जो गुजरात के पावन स्थलों की उपेक्षा जिन लोगों ने की और दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को वोट बैंक के नजरिए से देखते रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को भी काल्पनिक बताया और अयोध्या में मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए इन लोगों ने। तो ये तमाम जो बातें हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर हमले बोले हैं। और उन्होंने आगे कहा, आज पूरा देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर एक नई ऊर्जा से भरा हुआ है और इस नए दौर में सामाजिक आर्थिक विषमताएं कम हुई हैं। तो इस नए दौर के विकास का खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है। अंत्योदय की बात जिसे हम कहते हैं, पीएम मोदी ने कहा, इस दौर में देवालय बन रहे हैं तो करोड़ों गरीबों के लिए पक्के मकान भी बन रहे हैं, यानी दोनों चीजें साथ हो रही हैं। करोड़ों माताओं और बहनों के लिए शौचालय भी बन रहे हैं तो करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड भी तो मिल रहा है, यानी विरासत और विकास दोनों। पीएम ने कहा, 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन को भगवान का प्रसाद मानते हैं तो 10 करोड़ नए परिवारों के लिए नल से जल को अमृत। 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और रामलला विराजमान अपने भव्य मंदिर में लौट आए हैं। अयोध्या का खासतौर पर जिक्र किया। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या आज देश और दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना है और अब तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारत के तीर्थ स्थलों की भव्यता को लौटाई है और ये तीर्थ स्थल अब दिव्य हैं, भव्य हैं। आज प्रतिदिन 3 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है कि जब इतने तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो जो बात कहते थे, कुछ लोग कहते थे मंदिरों से रोजगार थोड़े ना मिलता है, उनको ये जवाब है कि हाँ, मिलता है और मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हर साल 15 करोड़ से भी अधिक तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और सामाजिक आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आज की बात करें तो आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास कर रहे हैं। तो पीएम का वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ। जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। पीएम ने वाराणसी में किया 13,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम ने संत रविदास के महान योगदान को नमन किया और जाति के नाम पर विभाजन की राजनीति की आलोचना की। पीएम ने कहा कि वाराणसी आज मिनी पंजाब की तरह दिख रहा है। रविदास जयंती पर पंजाब सहित देश भर से श्रद्धालु वहां पर जुटे हुए हैं। पीएम ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया।
इसके साथ ही 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की भी उन्होंने आधारशिला रखी है। सीर गोवर्धनपुर में पीएम ने संबोधन दिया। कहा, संत रविदास जी के विचारों को उनकी सरकार आगे बढ़ा रही है। 10 वर्षों में बनारस का हुआ है कायाकल्प, आम लोगों का जीवन आसान हुआ है और प्राचीन नगरी की भव्यता लौटी है। साथ ही पीएम ने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा और अगले 5 वर्षों में सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। काशी संवर रही है, आगे इसे और संवारना है। पीएम ने कहा, हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान रहा है। दुनिया के कोने कोने से ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जब कल गुजरात के दौरे पर थे तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा था और किस तरह से मेहसाणा में उन्होंने अपनी बात कही थी। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इससे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। तो सीधा हमला प्रधानमंत्री ने ये बोला कि किस तरह से विरासत के विकास में रोड़े अटकाए गए थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। तो वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने वहां पर दर्शन किए और मत्था टेका। उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। वहीं मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित भी किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है।
इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान है। पीएम ने काशी की समृद्ध विरासत का भी उल्लेख किया। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। तो प्रधानमंत्री आज यहाँ वाराणसी में, कल गुजरात में जो बातें उन्होंने कही हैं पिछले 2 दिनों में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो बातें हैं जो पहले भी वो कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने इसे एक बिल्कुल नया आयाम दिया है, देव काज और देश काज भी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र मिश्र से हम जुड़ते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने वहां पर आज फिर ये बात कही कि विरासत के साथ जो विकास का काम था उसे कहीं ना कहीं पहले की सरकारों ने उसमें रोड़े अटकाए, लेकिन अब देव काज और देश काज दोनों हो रहा है और अगले 5 वर्षों में नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर वहां पर वाराणसी से संकेत दिया। ये लालचंद, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कह चुके हैं कि जो अगला 5 साल होगा वो और कई बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी आए और आज हमने देखा कि वो विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। उसमें जिस तरह से उन्होंने इस बात को कहा कि विरासत को सहेजते हुए विकास किया जा रहा है, विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास किया जा रहा है, और ये दिखाता है कि कैसे काशी ने एक प्रतिमान गढ़ा है, काशी कैसे एक दिशा दिखा रही है कि किस तरह से विकास किया जा सकता है। और एक तरह से यहाँ पर खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंडी गठबंधन है उसके जो नेता है उन पर निशाना साधा कि दरअसल जातियों की बात करके या फिर एक दूसरे के खिलाफ बात करके, जो एक भेदभाव की बात करके कुछ लोग ये चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दरअसल इशारा यही था, और परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल उनका इरादा ये है कि किसी जाति से या वंचित समूह से कोई आगे न बढ़ पाए, उनका परिवार आगे बढ़ता रहे। तो ये बहुत करारा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो उनका पहला संबोधन था उसमें, जिसमें एक तरह से देखें कि जो काशी की जो आध्यात्मिक विकास की जो यात्रा है वो उसकी एक झलक भी दिखाई देती है जब संत रविदास की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और कुल मिलाकर 100 करोड़ से अधिक की परियोजना का शिलान्यास भी किया। लालचंद, यहाँ जरूर आपसे बात कहना चाहूंगा एक कि दरअसल ये झलक दिखाती है कि किस तरह से वाराणसी जो आर्थिक विकास है उस पर तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन जो हमारी विरासत है उसको भी सहज रहा है। और प्रधानमंत्री ने आज इस बात को बहुत इस बात को रेखांकित भी किया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम काफी पावर पैक्ड रहा।
कई सारी परियोजनाओं में, वो कई सारी जगहों पर, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि आज जो सुबह का कार्यक्रम था बीएचयू में, जो सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, संस्कृत के छात्रों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद संत रविदास के जन्मस्थली पर वहां जी। गए। पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, ये ठीक है। तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं। जन्म जयंती ठीक। पर्व मनाया जा रहा है उस मौके पर। और उसके बिल्कुल। बाद हमने देखा कि बनास डेयरी, जी। जो बहुत बड़ा, जिसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया था और रिकॉर्ड समय में वो बनकर तैयार हुई। तो ये मोदी सरकार की एक कार्यशैली भी रही है ठीक। कि जिसका शिलान्यास मोदी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी करते हमने हैं। देखा है, चलिए, उद्घाटन बहुत भी बहुत करते हैं। शुक्रिया फिलहाल। और इससे बहुत किसानों को फायदा होगा, ठीक। पशुपालकों को खासतौर पर, जिसका प्रधानमंत्री ने ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शैलेंद्र। तो प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है, किस तरह से वाराणसी के लिए पावर पैक था, वो शैलेंद्र जानकारी दे रहे थे। और साथ ही प्रधानमंत्री ने जो अहम बातें कही हैं, विरासत के साथ विकास, देवकाज और देश का साथ साथ, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, अनुजा कपूर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, साथ में हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। मैं आप दोनों के पास आऊं, उससे पहले थोड़ा सा विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, देवकाज और देश काज कल गुजरात में कहा, बनासकांठा में, और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत और विकास के साथ जो एक तालमेल है वो अगले 5 सालों में वो नया प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है, नई लाइन खींच दी है। लाल जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि उस सारी चीज़ों को उल्लेख करते हुए कि देखिए आज जो बनारस में पीएम मोदी हैं, और अगर एक बार आप याद कीजिए कि 2014 में जब पीएम मोदी वहाँ पे नॉमिनेशन करने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और जब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, तब लोगों को ऐसा लगा होगा कि बनारस के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मोदी आए हैं, तो जाहिर सी बात है गंगा जी का ये बनारस है, शिव के ये बनारस, काशी का दुनिया में आप चाहें कहें तो शिव के लिए और काशी विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वो जब गंगा जी ने बुलाया है तो उसका मतलब यही था, जो लोग आप समझ रहे हैं, कि उन्होंने विकास के साथ में विरासत के भी संभालने की बात कही थी। उन्होंने जो बात आज कही है कि विकास और विरासत को इस देश ने कैसे आत्मसात किया है, लेकिन वो ये सवाल उठाते दिखे कल के महसाना के सम्मेलन में, अपनी रैली में, कि इस विकास को, विरासत को संभालने का और जो जिम्मेदारी थी या संभालने वाले लोग अगर इसको विकास और विरासत में कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते, अगर इस कोशिशों में ये होते, तो सोमनाथ मंदिर से लेके और राम मंदिर तक के निर्माण में कभी कोई अड़चन नहीं होती। तो ये सारी चीजें आप जिस पर्सपेक्टिव में उसको देख रहे थे, इस विरासत को, आज वो विरासत ने दिखाया है कि ये विरासत जो है एक राम मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला प्रतिष्ठा के बाद, कि कैसे इस सोशियो इकोनॉमिक का वो सबसे बड़ा एक हब बना है, कैसे यूपी के इकोनॉमी के लिए राम मंदिर आने वाले टाइम में सबसे एक मेजर सेंटर बनने रहा है। तो इन सारी चीजों, जब आपके सामने में ये सारी चीजें थी, तो आपने बस उसको एक मौलिक चिंतन को दूसरी तरफ मोड़ के आपने उसको विकास और विरासत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट माना, और आपने उन सारी चीजों को काम करने का मौका छोड़ दिया था, जो इस दौर में मोदी कर रहे हैं। वो कहते भी हैं कि लगता है बहुत सारे काम हमारे लिए छोड़ दिए थे तो मैं कर रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, कल कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सीधा हमला बोला कि भाई आपने विरासत और विकास के बीच रोड़ा अटकाया। आज इंडी गठबंधन का नाम लेकर के हमला बोला कि ये इनकी सोच ऐसी है कि ये इन चीज़ों में बाधा बनते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। दूसरी तरफ मैं विरासत और विकास का काम कर रहा हूं, देवकाज और देशकाज दोनों। सीधा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। देखिए लालचंद जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि आज बनारस में थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्हें उस छात्रा से भी मिलना चाहिए था जो बीएचयू की छात्रा है, जिसके साथ उनके ही कार्यकर्ताओं ने रेप भी किया और उसकी वीडियो भी वायरल। मैं पूछना चाहती हूँ कि वहां से 120 किलोमीटर इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में कुछ बच्चे अपनी परीक्षा को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आप बताइए कि 50 लाख से भी ज्यादा की भर्ती के पेपर लीक हो गए, उन बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। और जितने भी पेपर, लगभग 10 से ज्यादा पेपर उत्तर प्रदेश में अब तक लीक हो चुके हैं और शिक्षा माफिया अभी भी खुले घूम रहे हैं। तो सवाल ये भी बनता है, क्या ये भी विकास है प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि माँ गंगा को वो कितना साफ कर पाए, कितना निर्मल कर पाए। नहीं बता पाएंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैसा और भ्रष्टाचार बनाने की मशीन है। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जा रहा है, ये साफ साफ दिखता है कि चंदा वसूली करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपने आरोप के बदले आरोप लगा दिया, अब जो आपके ऊपर आरोप लगे उसका जवाब दीजिए।
नहीं, हमारे ऊपर तो 10 साल पहले भी वो आरोप लगा रहे थे। कितने लोगों को अभी तक उन्होंने आरोप के तहत जेल में डाला, ये बता दें। और नहीं, बहुत वो जो विकास की वो बात करते विरासत हैं, और जो विकास में रोड़ा वाली कांग्रेस जो पार्टी बात की उन्होंने विरासत कही है, है। उसी को तो बेच रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे कौन सा रोड़ा भाई, पूरी हाँ। सत्ता आपके हाथ में। उन्होंने कहा, एग्जाम्पल दिया, उन्होंने उदाहरण दिया, सोमनाथ का उदाहरण दिया, मोढेरा सूर्य मंदिर का उदाहरण दिया, अयोध्या का उदाहरण दिया। उससे पहले क्या कोई मंदिर नहीं जाता था? सोमनाथ मंदिर आज से 14 से पहले कोई जाता नहीं था। कौन सा मंदिर ऐसा है जिसमें 14 से पहले कोई जाता नहीं था, कोई दर्शन नहीं करता था? देखिए, ये सिर्फ एक छलावा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार चलते चले आ रहे हैं। आज उनके पास 10 साल में बताने के लिए कोई काम नहीं है। किसानों पर जिस तरह से अत्याचार बॉर्डर पर हो रहा है, ऐसा तो शायद चाइना बॉर्डर पर किसी के साथ ना हुआ होगा। अच्छा, और हुआ ठीक है। होता तो चाइना घुस कर इस देश में नहीं अनुजा बैठ जाता। कपूर जी का जवाब बनता है। मैं प्रियंका जी आपके पास लौट कर आऊंगा। प्रियंका जी, 50 से ज्यादा लोग जो किसान घायल हैं, उनका जिम्मेदार ठीक कौन है? ठीक ठीक। प्रियंका जी, आधा दर्जन किसानों की आंखें चली गई। जो भी सवाल आप उठा रही है ना, हालांकि उसकी जांच हो रही है, जो आप सवाल उठा रही हैं, अनुजा जी जवाब देंगी। अनुजा जी, सीधे आप जवाब दें। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते, दीजिए जवाब। शुभ संध्या आप सबको। जी, आपको भी। मेरी बहन जो प्रियंका यहाँ पर बैठी हैं, उनका जो प्रत्यारोप और आरोप चल रहा है वो इसी में ही रह गए, और इसी की वजह से आज देश आगे निकल गया और कांग्रेस पिछड़ गया। यही रीजन है कि कांग्रेस पिछड़ने की वजह से आज इंडिया अलायंस में घुस गया। नहीं तो आप माने हैं कि अगर ये रोड़े ना अटकाते तो 70 साल से ये आगे की तरफ काम कर रहे थे। अचानक से ऐसा इनके साथ क्या हो गया कि इनका सफाया हो गया। और जिस जिस जगहों पर ये बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी, मैं आपको थोड़ा वक्त दीजिए। प्रियंका जी मैं आपसे विनम्र विनती करती हूँ। प्रियंका जी, मैं आपसे विनम्र विनती करती हूँ। अच्छा, अब उनको सुन लीजिए। आपने जो प्रियंका जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। जरूर आऊंगा आपके पास। आप चुप रहे। आपके पास आऊंगा प्रियंका जी, आऊंगा। ये देखिए, आप देखिए कि ये कितनी प्रियंका जी आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आपकी सारी बातें लूंगा। अब अनुजा जी को जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। इसका मतलब जो मैंने इनके ऊपर जो मैंने टिप्पणी करी है वो सही बैठी है, क्योंकि दिल से दिल लगा है और चोट बिल्कुल गहरी पहुंची है। तो ये इस बात को मानती है प्रियंका जी कि इन्होंने अर्चनाएं करी हैं, और इन्होंने जो अड़चन लगाई है आज तक, वो उसका भुगतान मोदी जी ने व्हाइट पेपर देकर बात करी। ठीक है, देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिए, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, ठीक है ना। प्रियंका जी और अनुजा जी, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप के पास मैं आऊंगा, विनोद जी के पास भी आऊंगा। लेकिन आम लोग इन चीजों को, हाँ अनुजा जी कुछ आप कह रही हैं, जल्दी से पूरी कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर प्रियंका जी इसी तरीके से शो में बोलती रहेंगी और लालचंद जी आप उन्हें रोकेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा और आप दोनों बारी बारी से बोलिएगा, लेकिन पहले जरा जनता की आवाज भी सुन लेते हैं, ठीक है। जनता इन चीजों पर क्या सोचती है। म्यूट कर दिया कीजिए, क्योंकि इनको शायद पता नहीं है डिबेट पे कैसे बैठते हैं। ठीक है, अब वो बिल्कुल शांत रहेंगी, आप अपनी बात रखिएगा, वो भी अपनी बात रखेंगी। मैं जरा दिखाता हूं कि लोग क्या कहते हैं, लोगों में इन चीजों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ और लोगों ने वहां पर जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तो प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। प्रधानमंत्री इधर से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो आशा तो बहुत है कि हम विकास देखेंगे काशी में। हमारी सनातन संस्कृति पुरजोर बल से आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। हर तरह शहर में मंदिर की व्यवस्था या गंगा जी के किनारे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। सहमत बदलाव बहुत काफ़ी दिखाई दे रहा है। अच्छा, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मोदी इज द बेस्ट। मोदी जी के आने के बाद यहाँ काफ़ी परिवर्तन हुआ। जैसे यहाँ लोग नीचे घूम ले रहे हैं, तो यहाँ ऐसा पहले ऐसा माहौल नहीं था, एकदम गंदगी रहती थी। उनके आने के बाद साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, टूरिस्टों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, रास्ते को उस हिसाब से बनाया गया कि लोगों को आने में दिक्कतें ना हो। यही सब बदलाव है।
काशी बहुत अच्छा है और डेवलपमेंट तो बहुत ही अच्छा है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे तो वहाँ का माहौल देखकर जो हम सुनते थे, न्यूज़ में देखते थे, उससे बहुत अलग है। बहुत शांतता है यहाँ पे। यूपी में लोग बोलते हैं कि यूपी बहुत खराब है, लेकिन अभी योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से बहुत कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा लगा। अभी कल हम लोग नमो घाट देखे, इतना बढ़िया AAA का आत्मविकास, आत्मनिर्भर, है ना, उसके बाद बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने जो हम लोगों को संबोधित किया है कि जो एनडी गठबंधन है वो हम लोगों को जात पात में बांटता था, तो ये बात बहुत सत्य है। हम सभी ये भुक्तभोगी हैं कि पहले जातियों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। अभी क्या है, हम लोग सभी भारतीय एक जैसे हैं। उन्होंने आज के संबोधन में कहा भी हम जनता से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये नारा मतलब सर्वविदित है और ये सत्य है। जो उन्होंने कहा वो करके उन्होंने दिखाया। तो ये लोगों की आवाज़। देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी बातें होती हैं, वो रखेंगे ही, और लोग भी अपनी बात ज़रूर रखते हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने मेहमानों के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी को मैं चर्चा में शामिल करता हूं। विनोद जी, जो बातें लोगों की आवाज़ हैं, तो देश काज और देव काज को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, उससे मोटे तौर पर, ये स्थानीय लोग थे, इसमें कुछ लोग बाहर से भी वाराणसी आए थे, वहाँ पर तो ये लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री की बातें लोगों तक पहुँच रही हैं। लाल जी, मैं अभी प्रियंका जी का सुन रहा था और आज संयोग से देखिए कि आज संत रविदास जी की जयंती भी है। तो रविदास जी कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी जी जी। तो ये मन चंगा कठौती गंगा में समझने की बात ज़रूरत है, और प्रियंका जी को ज़्यादा है कि राहुल गांधी भी बनारस गए थे अभी एक हफ्ता पहले इस भारत जोड़ो यात्रा में। बड़े विवादित बयान उन्होंने कहा दे दिए कि बनारस के लोग नशेरी हैं, यूपी के लोग नशेरी हैं, रात में नशा करके रोड पे सोए रहते हैं। उन्होंने देखा कि राम मंदिर में जो है बड़े बड़े लोग आए थे, अमिताभ बच्चन आए थे, रिलायंस के मुकेश अंबानी आए थे, उसमें गरीब और दलित नहीं देखा। तो आप ये देख लीजिए कि जो दृष्टि है, मन जो है वो किस तरह से चंगा है, तो वो गंगा नहीं देख पाएंगे। और वो गंगा को देखने के लिए आपको बनारस को अगर आप इस रूप में देखेंगे, जिसका जवाब आज पीएम मोदी ने दिया है कि आप एक तरह से यूपी और यूपी के जो नौजवान हैं उसको अपमान कर रहे हैं। आज अभी परीक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन आप जिस तरह से युवाओं के आपके नेता ने उसको कहा और सारे यूपी के लोगों को यूथ को खास करके नशेरी बता दिया, तो खास करके कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि आपको नैरेटिव बनाने से बात नहीं बनेगी। जो देश का मन है, देश की बात जो पीएम आज ने कहा कि हमने बनारस को तो संवारा है, और बनारस को जो संवारा है, अगले 5 साल में बनारस जो है उसकी चैलेंज ये भी है कि वहाँ हर जन मन भी संवरे। तो ये एक जो डेवलपमेंट है, ये जो मौका है विकास के साथ विरासत का, इसी की प्रतिध्वनि पीएम आज इस रैली में कर रहे हैं। अब मैं प्रियंका जी, आपकी टिप्पणी आप बिल्कुल बोलिए, और उसके बाद बोलने के बाद जिस समय अनुजा जी बोलेंगी तो आप भी जरूर सुनिएगा। बोलिए प्रियंका जी। लालचंद जी, ये बताइए कि शराब पीने वाले को क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इतनी ही कष्ट है इस भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ शराब बैन क्यों नहीं कर देती? और मुझे लगता है कि शराब से तो हर घर की महिला परेशान। अगर शराब का मुद्दा नहीं उठेगा तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को क्या दबा देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि शराब पिलाओ और खूब पिलाओ? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि उनके मुद्दे हैं क्या। कांग्रेस शासित राज्यों में शराब बैन है क्या? वो क्या मुद्दा नहीं है? प्रियंका जी, कांग्रेस शासित राज्यों में शराब बैन है क्या? ये तो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ये उनके हाथ में। नहीं, राहुल जी क्योंकि शराब का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, शराब का मुद्दा उठाना, शराब का मुद्दा जो उठाएगा क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? अच्छा, नहीं, देशद्रोही कौन कह रहा है? किसी ने नहीं कहा देशद्रोही। किसान को देशद्रोही बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई देशद्रोही नहीं है। किसानों पर ठीक है, अब अनुजा जी का जवाब ले लीजिए। देश में पहली बार हो रहा है कि वो किसान जो धरना प्रदर्शन करने आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब अनुजा जी का जवाब हो जाना। अनुजा जी बोलिए। तरस आता है मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता के ऊपर, इनके पास मुद्दे नहीं है और ये डिबेट पर आकर उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे लगता है कि स्टेट की कमिश्नरी इनके पास है, तो ये पहले अपने यहाँ पर इन चीजों को देखें। इनके यहाँ पर शराब के साथ लीक ऑफ द पेपर राजस्थान में भी बहुत हुआ था, आज वहाँ पे भाजपा खड़ी है। तो मुझे लगता है इनको ये समझना जरूरी है। और जो ओबीसी का ड्रामा करते हैं ना, ओबीसी को तो सिर्फ मोदी जी ने समझा है। अरे आप ही के जब न्याय यात्रा में आपने जर्नलिस्ट शिव प्रसाद यादव को
वो जो ओबीसी रहे हैं उनको आपने पीटा क्योंकि आपके मन चाहे तरीके का सवाल जवाब ठीक है। नहीं कर सके, और आपने पूछा कि चैनल का आपका कौन है ये, और ठीक आप है। लोगों ने बात अब बिरसा आपका जवाब मुंडा आ को गया। मोदी जी ने लेकर आगे बात हाँ, करी है। हाँ। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि कांग्रेस ने ये अच्छी तरह से देख ठीक लिया है। है कि समय की विकास कमी है। और नीति, समय की ये कमी सिर्फ है, और सिर्फ इसलिए मोदी फिलहाल की माफी के गारंटी साथ ही लेकर आ सकती समय है। की कमी जी। है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा जी, प्रियंका जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।